नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 7वीं क्लास की पुस्तक है उसका पहला चैप्टर है भूगोल का, जैव मंडल और भूदर्शन। तो इस पहले चैप्टर का सेकंड पार्ट हम पढ़ रहे हैं और आज सेकंड पार्ट में पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो हमने वीडियो देखा था उसमें यहां तक पढ़ लिया था, पर्वत तक। आज पर्वत से आगे पढ़ेंगे। तो मित्रों, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि लास्ट वीडियो से संबंधित है कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। मित्रों, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहा जाता है। यह आपको कमेंट करके बताना है। और इसके साथ ही देखिए, इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। एक मित्रों देखिए, कुछ विद्यार्थियों ने अपने सुझाव दिए थे, एक दो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक विद्यार्थी कहते सर आप इसमें साथ साथ में हमें बताते चलो कि जैसे कौन कौन सा पॉइंट नोट करना है। तो मित्रों देखिए, एक एक लाइन में बताना संभव नहीं है कि मैं एक एक लाइन ये बताऊं कि ये आप लिख लो, ये मत लिखो। लेकिन अब तक आपको आइडिया हो जाना चाहिए। छठी से 10वीं तक की आपने हिस्ट्री की किताबें अगर पढ़ी है और सिक्स सेवन्थ एट्थ की अगर हिस्ट्री वाली किताबें आपने अच्छे से पढ़ी थी साथ में, तो आपको एक आइडिया अब तक हो जाना चाहिए था कि कौन सा पॉइंट लिखने योग्य है और कौन सा नहीं लिखने के लिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। अब ये देखिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में शुरुआत की थी। अब आप इनमें लिखने वाली चीज क्या थी। अब जैसे मान लीजिए, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है, ये कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। सौर मंडलों के अन्य ग्रहों से अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। ये ऐसी कोई इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये अब यहां से ये लाइन आप लिख सकते हैं कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी भी एक चट्टानी पिंड थी जिस पर जल और गैसें विद्यमान थी। 3 मंडल थे ये। और इसके बाद में करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ। अभी इतनी लाइन आप इसमें लिख सकते हो। फिर इसमें पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है जीवमंडल कहलाता है। ये आप लिखनी है, ये लाइन आप लिख सकते हो। अब ये सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर के विशालकाय जीव तक शामिल है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी की ठोस सतह को स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल की रचना होती है। ये आप लिख सकते हो पैराग्राफ। तो अब ये इसके बाद में ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से यहां से लेकर के वहां तक पृथ्वी पर है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह आपको वो चीजें निकालनी पड़ेगी जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पूछ सकता है। और आज आपको थोड़ा थोड़ा साथ में बताते भी रहेंगे तो उससे और आइडिया हो जाएगा आपको। और इसके साथ ही देखिए मित्रों, एक दो कमेंट ये भी आए थे कि सर आप 10th से शुरू कर दीजिए पहले, कि पहले 10वीं क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाएं, फिर 9th की, फिर 8th की, फिर 7th की। तो मैंने भी इस पॉइंट पे विचार किया और विचार करने के बाद में यही आया कि ये चीज सही नहीं रहेगी। क्योंकि हो सकता है जो विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा हो, मेधावी विद्यार्थी हो, पहले से तैयारी काफी कर रखी हो, तो उसको लगता है कि नॉर्मल ये चीजें, इनमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, या फिर ये चीजें 10वीं क्लास तक काफी ज्यादा संख्या में होगी तो ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी इंक्लूड हो जाएगी। हालांकि उनकी तरह उन्होंने जो बताया वो तरीका उनकी ओर से सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मेरा जो यहाँ उद्देश्य है वो मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना है। 6 हो गया, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th और फिर 10th। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अगर सीधा 10th पर ले जाएं तो 10th के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें भी है जो इनमें 7th 8th 9th में है, लेकिन वो 10th में नहीं है। अब वो मिसमैच हो जाएगा उसमें। तो हालांकि मुझे, चाहे मैं इधर से चलूं या उधर से चलूं, मुझे तो पूरी करवानी है। लेकिन सही तरीका यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चलें। आप ये कर सकते हैं कि आप एक बार नोट्स नहीं बनाएं कि मैं एक बार सोच लें कि मैं, चूंकि 7वीं क्लास तक तो आपको करना ही पड़ेगा। 7th में जो चीजें हैं वो आगे 8th 9th 10th में नहीं है। ये तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट है, ये तो आपको नोट करना पड़ेगा। फिर हो सकता है आप एक बार 8वीं के नोट नहीं करें या 9th के नोट नहीं करें, जब 10वीं पढ़ाएं उस वक्त आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें 10वीं के। और फिर आप वापस पहले वाले वीडियो देख करके, या आपके पास बुक है कि कौन सा मुझे लिखना है, जो बचा खुचा हो तो आप लिख सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे क्योंकि ये बेस्ट है। मैंने विचार किया इस पॉइंट पे, चाहे जो कमेंट सही होगा, चाहे वो एक ही कमेंट क्यों ना हो, लेकिन उस पर विचार करेंगे तो
सही यही है कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चलें। लिखना या नहीं लिखना वो आप पर डिपेंड है, आप चाहे तो मत लिखें, चाहे तो लिखें। तो अब आइए हम पढ़ते हैं पठार। देखिए मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पर्वत क्या होते हैं। आज हम पठार पढ़ने वाले हैं। कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाहों के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं जहां संभव हो वहां निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से लेकर के हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक होते हैं, जैसे लोहा, कोयला। तो मित्रों, आपने देख लिया कि पर्वत और पठार में क्या डिफरेंस है। पर्वत इस प्रकार से होते हैं, नुकीले होते हैं। ये पर्वतों की एक संरचना है, पर्वत श्रृंखला है इस तरह से। जबकि पठार जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ खाली स्थान सा मैदान सा है, ऊपर जाकर के, और अब ये पठार शुरू हो गया, और अब ये ऊपर से समतल है। तो ये पठार की संरचना होती है। इस प्रकार से पठार की संरचना हो सकती है, ऊंचाई पर होते हैं। तो ये तो सारा ही महत्वपूर्ण है पॉइंट वैसे। तो पठार क्या होते हैं? कम ढाल वाले और ऊपर से समतल होते हैं। अधिकांश तो उपयोग चारागाहों के रूप में किया जाता है। निचले पठारों पर कभी कभी खेती भी की जाती है, जैसे दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो आप कभी ऐसे थोड़ी कहते हैं कि दक्कन का पर्वत, छोटा नागपुर का पर्वत, नहीं। पर्वत ये है इस तरह से, और पठार जो होते हैं ये ऊंचाई पर होंगे, इस तरह से समतल मिलेंगे आपको, फिर मैदान हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहां इस प्रकार से है, खनिज के भंडार अधिक होते हैं। अब आता है मैदान। सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। समुद्र तल, सी लेवल। तो समुद्र तल जो है उससे कितना, देखिए समुद्र का एक तल है, अब उस तल से कितना मैदान जो है वो कितना ऊंचा है, नीचा है, वो हर चीज है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। यानी जो स्थल भाग है जल को छोड़ करके, उसमें आधे भाग पर मैदान है। ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। तो इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। तो मित्रों, ये मैदान जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है उनसे इनका निर्माण होता है। और चूंकि नदियां जो है वो अपने साथ बहुत से पौष्टिक जो इसमें तत्व होते हैं, खनिज तत्व, वो लेकर के आती है। तो ये खेती के दृष्टिकोण से बहुत उपजाऊ होते हैं और विशालकाय मैदान के मैदान। और आप ये देखेंगे कि दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, चाहे मेसोपोटामिया की हो, इराक की, दजला फरात नील नदी घाटी सभ्यता, भारत में अगर देखते हैं सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता, ये सब सभ्यताएं नदियों के आसपास ही विकसित हुई। तो उसी तरह भारत का भी एक आता है, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क तथा रेल मार्ग बनाने में भी बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ लोग अधिक बसते हैं। आप राजस्थान के अंदर भी देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर भी आपको सबसे ज्यादा लोग कहाँ दिखाई देंगे, पूर्व की तरफ में दिखाई देंगे। सपाट है, मैदान है, खेती खूब होती है, नदियां खूब है। तो जहां ये या तो बिल्कुल ऊंचे पहाड़ पर्वत हो या मरुस्थल हो और एक बिल्कुल सपाट मैदान हो, और सपाट मैदान भी कहाँ, जहां नदियां ही नदियां हो, नदियों से बनाए हुए मैदान हो, तो निश्चित रूप से लोग बाग ज्यादा कहाँ होंगे, इन्हीं के आसपास जो मैदानी भाग होगा। यहां पर जनसंख्या घनत्व लोग बसते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा है? पहला है तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे है। आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं। तो एक तो समुद्र के किनारे होते हैं, और एक जो जैसे मान लीजिए ये राजस्थान के अंदर भी है, या जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का ये विशालकाय मैदान हो गया, तो ये आंतरिक मैदान के अंदर आते हैं। तो ये आपका हो गया। देखिए ये निक्षेप क्या अर्थ होता है?
जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं। देखिए निक्षेप, वैसे अगर आप निक्षेप का अर्थ देखेंगे तो निक्षेप का शाब्दिक अर्थ होता है फेंकना। तो नदियां आ रही है, जैसे नदियां बह रही है, अपने साथ साथ मिट्टी भी ला रही है। अब ये मिट्टियां जैसे है धीरे धीरे साइड में फेंकती जाती है, या जैसे जैसे ये मिट्टियां इकट्ठी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे, इस प्रकार से, तो उससे मैदानों का निर्माण होता है। अब आता है नदी बेसान। नदी बेसिन धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है। मित्रों, ये नदी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये कई बार आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं उनको भी नहीं पता होता। अब जिसने पढ़ाई की है उसको तो पता है, लेकिन किसी से पूछ लिया जाए कि नदी क्या है, अब उसके बड़े अजीब अजीब उत्तर आते हैं कईयों के। तो यहां देखिए कितना अच्छा समझा रखा है कि धरातल पर प्राकृतिक रूप से बनाया हुआ पानी नहीं है, प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है, उसे क्या कहते हैं, नदी। और ये बेसिन का अर्थ क्या होता है, बेसिन अर्थ होता है मैदान। सामान्यतया नदियों की उत्पत्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होती है, जहां से ये मैदानों में आती है और अंत में सागर या झील के अंदर मिल जाती है। कुछ नदियां जो ऊंचे पर्वतों से निकलती है और वर्ष भर बहती है। अब मित्रों, ये सागर या झील में मिल जाती है, तो आप देखिए राजस्थान के अंदर जब आप नदियां पढ़ेंगे तो राजस्थान के अंदर भी आप नदियां अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे तीन प्रकार की नदियां पढ़ते हैं। एक तो आंतरिक प्रवाह वाली है, जो कहीं से निकली थोड़े दूर जाकर के वो वही मिट्टी में ही खत्म हो गई, तो वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, मौसम के अनुसार भी बहती है। दो और कौन सी है, एक तो है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, इस तरफ आप पढ़ते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन कौन सी नदियां आती है, और एक आती है अरब सागर में मिलने वाली नदियां। नदी कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगी जरूर, सागर में या किसी झील में, ज्यादातर सागर में मिलेगी, या तो अरब सागर में या ये बंगाल की खाड़ी में। इन नदियों को जल न केवल वर्षा से मिलता है, बल्कि पर्वतों पर जमी बर्फ के पिघलने से भी इन नदियों में जल बहता है, और इसी कारण ये नदियां वर्ष भर बहती है। इन्हें सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियां कहा जाता है। सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदी किसे कहते हैं, जो पूरे साल भर बहती है। तो वर्षा का पानी है वो भी इनमें मिलता है, और चूंकि ज्यादातर जो नदियां हैं वो पर्वतों से ही निकलेगी। अब आप राजस्थान की नदियां भी पढ़ते हैं, कोई ऐसा पढ़ा है कि ये नदी यहां से अचानक निकल गई और जहां बड़ी विशालकाय नदी है, अरब सागर में मिल रही है, कोई बंगाल की खाड़ी मिल रही है, नहीं, किसी ना किसी पर्वत से निकलेगी, वो ऊंचे स्थान से निकलेगी। जैसे गंगा यमुना आदि नदियां इसके उदाहरण हैं। कुछ नदियां ऐसी भी होती है जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है, इनको मौसमी नदियां कहते हैं, जैसे आपको बताया अभी ऊपर। अब ये देखिए कितना अच्छा चित्र बता रखा है। अब दोस्तों ये आपके सामने एक डायग्राम है, उद्गम से सागर तक नदी का सफर। यहाँ ऊपर देखिए ये पर्वत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर सफेद पर्वत हैं। वो एक बाहुबली फिल्म आई थी, उसमें आपने देखे कितने सुंदर पर्वत दिखाते हैं वो। तो यहाँ पर्वत से नदी निकली, पर्वत का जल पिघला। अब ये देखिए कैसे आगे नदी धारा में बह रही है, ये बिल्कुल बह रही है ढलान की तरफ। और यहाँ ये लिख रखा है सहायक नदी, ये एक छोटे वाली सहायक नदी भी आ गई। बड़े वाली को कहती कि सखी तू अकेली अकेली कहाँ जा रही है, मैं भी इसी पर्वत से निकली हूं, तो मैं भी तेरे साथ ही मिलूंगी। अब यहां से ये दोनों एक हो गई, मुख्य नदी बन गई। अब ये यहां से इस तरह से आगे जाती जाती लास्ट में जाकर के सागर में मिल जाती है। इसमें कई कुछ और भी टर्म है ज्योग्राफी से संबंधित। जैसे एक तो है ये नदी संगम। नदी संगम क्या होता है, जहां दो नदियां मिलती हो, दो मिले तीन मिले कितनी भी मिले मिले, तो ये देखिए ये दोनों मिल गई यहाँ पे, इसको कहते हैं नदी संगम। एक आता है तटबंध। तटबंध क्या होता है, यहाँ पर जैसे मनुष्य के द्वारा जैसे मिट्टी से या कोई भी बांध टाइप एक बना दिया जाता है, एक स्थान बना दिया जाता है, चाहे उसका वेग, जो वेग तेज हो उसको, चाहे हमें वेग को कम करना हो, या और भी हमारे उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से, तो एक छोटा सा बांध टाइप बना दिया जाता है, उसको तटबंध कहते हैं।
फिर इसके बाद में एक टर्म आपको मिलेगी सागर। तो ये तो सागर है ही, जैसे समुद्र कहिए सागर कहिए, जिसमें जाकर के मिल जाती है। एक टर्म इसमें आती है नदी का मुहाना। ये मुहावना क्या होता है? देखिए जैसे आदमी का मुंह होता है, तो वैसे ही ये नदी का मुंह। ये देखिए यहां नदी आकर के, और इस मुहावने के इस यहां आकर के नदी, अब देखिए लास्ट में आते आते क्या होता है, नदी का ढाल बिल्कुल मंद हो जाता है। नदी यहां बिल्कुल तेज होगी ऊपर से, फिर समतल में आते आते थोड़ी स्लो होते होते होते, और जो जो सागर के पास आती जाएगी नदी की ढाल बिल्कुल कम हो जाती है। आप ये समझ लीजिए एक प्रकार से वृद्धावस्था की तरफ है यहां आकर के, अब उसको सागर में मिलना है। तो यहां आकर के जो इसका ये मुंह है, इसके बाद ये पानी फैल जाता है यूं 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 अलग अलग। तो अब वो बिल्कुल जैसे यहां से आपको सर्पिलाकार तरीके से दिख रही है, इस तरह से नहीं दिखता। तो इसे कहते हैं नदी मुख। ये जो मुंह दिख रहा है इसका, ये इसको कहते हैं नदी मुख। यहां से फैल जाती है अलग अलग स्थानों पे, दिशाओं में। एक इसमें टर्म आती है गोखुर झील। अब ये गोखुर झील क्या होता है? देखिए नदी बहते कैसे है? क्या कभी नदी ऐसे बही है क्या बिल्कुल सीधी, जैसे सड़क चल रही हो वैसे नदी चलती है? ऐसा नहीं होता। नदी हमेशा यूं बहेगी सर्पिलाकार, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यूं बहते 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 कई बार क्या होता है कि ढाल जैसे जहां मंद होगा वहां ये चीज होती है, और ये बीच में इस तरह से सर्पिलाकार करते करते कई बार मार्ग सीधा पकड़ लिया इसने। जैसे ये था तो इसका ये इस तरह से आ रही थी, लेकिन इसने बाद में मार्ग बिल्कुल सीधा पकड़ लिया, यहां से पानी आकर के ऐसे आने लग गया। अब ये आगे इस तरीके से बह रहा है। अब ये जो स्थान था ये इसका क्या होगा? ये बीच में रह गया, जैसे चांद हो आधा। तो यहां जो जल है वो भी कुछ भरा रहेगा, और ये एक प्रकार से नदी का अपशिष्ट पार्ट रह गया। समझ गए आप इसको? यहां देखिए ये बना हुआ है गोखुर झील, ये इस तरह से देख रहे हैं, इसको कहते हैं गोखुर झील, चांद की तरह। ये कोई अलग से नहीं बना है, ये नदी यूं थी सर्पिलाकार, बाद में नदी ने कभी मार्ग बिल्कुल सीधा पकड़ लिया। अब ये चांद की तरफ जो था, ये बेचारे का क्या हुआ? ये चांद ही रह गया ये। तो इसके अंदर पानी भर जाएगा, जो पानी भरा हुआ ही था। तो ये अलग से हमें दिखता है, इसको कहते हैं गोखुर झील। और जहां नदियों का ढाल मंद पड़ने की ओर धीरे धीरे आएगा, वहां ये चीज होती है, क्योंकि वहां पानी उसी में नहीं, ज्यादा गहराई में इतना नहीं होता, सीधा पकड़ लेता है। एक इसमें टर्म आता है डेल्टा। देखिए डेल्टा भी बहुत से प्रकार के होते हैं, वो एक आगे की चीज है। लेकिन होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि नदी का ढाल लास्ट तक आते आते बिल्कुल कम हो जाता है, और ये कई दिशाओं में पानी इसका फैल भी जाता है। अब मिट्टी, अब चूंकि नदी है तो अपने साथ और भी क्या लेके आएगी? मिट्टी लेके आ रही है नदी। वो मिट्टी का निक्षेपण, यानी अब वो मिट्टी धीरे धीरे तल छट के रूप में, बचे खुचे के रूप में यहाँ इकट्ठे होते जाते हैं। ये अलग अलग आकार के होते हैं, त्रिभुजाकार भी हो सकते हैं, फिंगर आकृति के भी हो सकते हैं, जैसे अंगुलियां हो। मिसिसिपी मिसौरी नदी के बारे में आप देखेंगे, आपको इस तरीके से मिलेगा, जैसे पंजाकार हो। तो डेल्टा के बारे में बताया भी सबसे पहले किसने था? हेरोडोट्स। नील नदी के बारे में उसने बताई थी ये चीज। ये तो आप देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे जो बनता है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। तो यहां ये मिट्टी इकट्ठी होती जाती है, इकट्ठी होते 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 मिट्टी का जमाव होता जाता है, और इतना जमाव हो जाता है कि पानी अब इसके ऊपर से नहीं आता, साइड से कट कट के, साइड से हो करके, और पानी आकर के सागर में मिल जाता है। तो ये जो मिट्टी का एक जमाव है, इसको ही हम यहां क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो मित्रों ये कई महत्वपूर्ण चीजें थी। ये पर्वत है, ये पर्वत देखने में कितने सुंदर लगते हैं। तो यहां देखिए ये पर्वत से निकलेगी इस तरह से, एक साथ में सहायक नदी मिलेगी, और इस तरह से आती आती ये मुख्य नदी है। नदी का मुहावना, ये नदी के जहां से आकर के अलग अलग ये दिशाओं में फैल जाती है, बिखर जाती है, इसको ही हम नदी का मुहावना कहते हैं, नदी का मुंह कहते हैं। यहाँ डेल्टा समझ गए, सागर है ही जिसमें ये मिल ही रही है। तटबंध समझ गए, मुख्य नदी, नदी संगम, सहायक नदी, और गोखुर झील। तो ये कई बेसिक टर्म है, ये आगे आपके हमेशा काम आएगी। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी इसका उदाहरण है। किसकी बात कर रहा है ये? तो मौसमी नदियों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार पेड़ में एक तना और उसकी कई शाखाएं होती है जो तने से जुड़ी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार नदियों की भी कई शाखाएं होती है जो आसपास के क्षेत्रों में आकर मुख्य नदी में मिल जाती है। इन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। इन सहायक नदियों में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है।
स्थल का वह भूभाग जहां मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी का बेसिन। बेसिन से मतलब मैदान, मैदान से मतलब कौन सा? नदी और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं जो उसमें आके मिलेगी आगे, तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। स्थल का वह भूभाग जहां मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। जैसे भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गंगा नदी में उसकी कई सहायक नदियां जैसे यमुना, चंबल, सोन आदि बहकर जाती है। ये चंबल नदी के बारे में आप पढ़ते ही हैं। ये राजस्थान से होकर के निकलती है इस प्रकार से, दक्षिण पूर्व की तरफ ये बॉर्डर बनाती बनाती निकलेगी, फिर यमुना में जाके मिल जाएगी। वह समस्त स्थान जहां से गंगा में पानी बहकर आता है क्या कहलाता है? गंगा बेसिन। अब हम पढ़ते हैं समुद्र और तटीय मैदान। समुद्र में अथाह जल है, लेकिन यह जल खारा होता है। कई छोटे छोटे सागरों से मिलकर महासागरों का निर्माण होता है जो अत्यंत विस्तृत और विशाल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अरब सागर कहते हैं आप, अरल सागर है, कितने बहुत सागर ही सागर हैं, तो वो कई मिलकर क्या मिलते हैं, क्या बनाते हैं? एक बड़ा महासागर। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर चार महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी जो यही है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सागरों और महासागरों में जीवन का एक अथाह संसार है। इनमें अनगिनत जीव पाए जाते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की भांति कई स्थल पाए जाते हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां। ये हमारे लिए भोजन और खनिजों के भी महत्वपूर्ण सोर्स हैं। सदियों से ही मानव इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में करता रहा है। यदि दो स्थान समुद्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो नाव और बड़े जहाजों की सहायता से बिना कोई सड़क या रेल मार्ग का निर्माण किए सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आपने जब इतिहास पढ़ा तो वहां आपने आपने पढ़ा कि जैसे यहाँ हिंदुस्तान था और यहाँ ये यूरोप महाद्वीप वाले थे, ये अफ्रीका महाद्वीप वाले थे। तो पहले समुद्री मार्ग से यानी यूरोप वालों को पता नहीं था कि हिंदुस्तान कैसे जाते हैं। ये अरब से होकर के आते थे, तो इनकी चीजें महंगी भी पड़ती थी, स्थल मार्ग से होकर के जाती थी इस प्रकार से। लेकिन बाद में इन्होंने समुद्री मार्ग से इस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण से होते हुए भारत को खोज निकाला। उसके बाद आप जानते हैं कैसे रात दिन इन्होंने सामान को ढोना शुरू कर दिया, बीच में कोई देश ही नहीं रहा। सीधा भारत में यहाँ जो बंदरगाह थे, सामान जो है वो जहाज में लादा और यहां से सीधा कहां पहुंच गया? यूरोप। समुद्र के किनारों पर स्थित स्थल को तट कहते हैं। अभी जैसे ऊपर आप समुद्र देख रहे हैं, यहाँ ये समुद्र है और समुद्र के किनारे का जो भाग है ये क्या कहलाता है? तट। इन तटों पर लोग मनोरंजन के लिए भी जाते हैं, आते हैं, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। ज्यादातर जो समुद्रीय भाग होंगे वहां आपको नारियल खूब मिलेंगे समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग मछली पालन भी करते हैं और वहीं तट से थोड़ी दूर कृषि भी होती है। अब पढ़ते हैं द्वीप के बारे में। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। तो ये देखिए, ये आपके सामने एक चित्र है। ये बीच में स्थल भाग है और चारों तरफ इसके क्या है? पानी ही पानी। तो जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, ये इनके चारों तरफ पानी पानी है। मालदीव जैसे देश है, चारों तरफ पानी पानी है। तो एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है। नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। क्या आप जानते हैं कि असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो मित्रों, ये माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है जो कि नदी में स्थित हो। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली द्वीप। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है जो कि नदी के अंदर स्थित है। तो ये आपका द्वीप वाला जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।
आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो? तो ऐसे स्थानों को प्रायद्वीप कहते हैं। दक्षिण भारत भी एक प्रायद्वीप है। मित्रों, जो स्थान तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहा जाता है। दक्षिण भारत कहें या भारत कहें, आप जानते हैं भारत की संरचना आप देखेंगे यूं तो ऊपर तो हिमालय आ गया, वो स्थल भाग आ गया। यहां पूर्व की तरफ देखेंगे आप तो आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। तो तीन तरफ तो पानी है, एक तरफ स्थल है, तो दक्षिण भारत को भी एक प्रायद्वीप कहा जाता है, भारत को भी हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब यह है कि घूम के बताइए आपने कौन कौन सा प्राकृतिक है ये। ठीक है, ये हो गया, ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। अब ये शब्दावली है। जैवमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह भाग जहां जीवन हो। पारितंत्र किसे कहते हैं? जैविक तथा अजैविक पर्यावरण का पारस्परिक अंतर संबंध जो है वो पारितंत्र कहलाता है। खाद्य जाल, पारितंत्र की विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का आपसी जुड़ाव, तो उसको खाद्य जाल कहते हैं, ये पारितंत्र है और ये जैवमंडल है। अभी कुछ क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने। निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? पर्वत, पठार, अधिवास, मैदान। तो क्या होगा? पर्वत है, पठार है, मैदान है। अधिवास तो जहां लोग रहते हैं, तो ये कोई नेचुरल स्थलाकृति है ही नहीं अपने आप में कोई अधिवास नाम की। तो पर्वत हो जाएगा, पठार है, मैदान है, नहीं है कौन सी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवास। स्थलीय भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, जिसके तीनों ओर जल हो और एक तरफ स्थल हो, तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं? द्वीप नहीं कहते। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप सही होगा, उसको प्रायद्वीप ही कहते हैं। और जिसके चारों ओर जल ही जल हो और बीच में स्थल हो तो उसको कहते हैं द्वीप। तो इसका सही उत्तर प्रायद्वीप हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी ये क्वेश्चन और हैं, इनको आप सोल्व कर लीजिए। तो इनका उत्तर आप लिख के बताइएगा कमेंट करके। चार क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर चार महासागर हैं, कौन कौन से हैं? नाम लिख के बताइएगा चारों महासागर के। हिमालय में गद्दी, बकरवाल, भेड़िया जनजाति रहती है जो वहां ऋतु प्रवास करती है, इसमें क्या आएगा? स्थल का वह भूभाग जहां नदी और सहायक नदी बहती है, उस नदी का क्या कहलाता है? और स्थल पर एक प्राकृतिक धारा में के रूप में बहने वाले जल को क्या कहते हैं? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप इनको भी सोल्व करें कि जैवमंडल किसे कहते हैं, ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या है, द्वीप किसे कहते हैं, मैदान के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो दूसरे के जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, इनका उत्तर कमेंट करके लिखेगा। तो मित्रों, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो सेकंड चैप्टर है, वायुमंडल और जलवायु। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट है मित्रों। मित्रों, मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप ज्योग्राफी छठी से 10वीं तक की ईमानदारी से आप पढ़ लीजिए। ईमानदारी से, जैसे एक एक चैप्टर हम समझ रहे हैं, एक एक शब्द को समझ रहे हैं कि किसी शब्द का अर्थ क्या है। इसके बाद में आपको खुद को भी 11वीं 12वीं की इन किताबों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो विद्यार्थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, फर्स्ट ग्रेड देना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये नींव का काम करेगी। छठी से 10वीं की किताबें अगर आपने समझ ली अच्छे से, तो 11वीं 12वीं समझने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। वो मैटर वहां पर थोड़ा बढ़ जाएगा, पूरा डिटेल में हो जाएगा। तो ये चीजें हैं और आपकी ज्योग्राफी बहुत शानदार हो जाएगी, बहुत जबरदस्त। तो बस इसी प्रकार से साथ आप पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।